टॉपिक नंबर 2, इंटरैक्टिव डेटा फ्लो। तो हमारे पास टीसीपी के अंदर दो तरह के डेटा फ्लो होते हैं। हमारे पास होता है इंटरैक्टिव डेटा, जिसका साइज बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल साइज पैकेट्स, और एक होता है बल्क डेटा। क्या हो गया इसको, हाँ, एक होता है हमारा बल्क डेटा। फॉर एग्जांपल, अगर तेरे को फाइल ट्रांसफर करना हो, वीडियो ट्रांसफर करना हो, एंड सो ऑन, बड़ी बड़ी चीजें, ठीक है। तो इंटरैक्टिव डेटा से मतलब क्या है यहाँ पे? अगर मान लिया कि एप्लीकेशन लेते हैं, एक हमारे पास एक क्लाइंट है, हमारे पास एक सर्वर है। ये मान लिया अपना इको क्लाइंट है, ये अपना इको सर्वर है। पता है क्या होता है ये चीज? नहीं यार, एक बार बता दे। तो क्लाइंट अपना यहाँ पे बैठा है, ये अपना कीबोर्ड है, ठीक है। क्लाइंट ने यहाँ पे मान लिया कैरेक्टर ए टाइप किया, तो स्क्रीन के ऊपर ए आने से पहले नेटवर्क के ऊपर ए जाएगा, सर्वर ए लिखेगा अपने सिस्टम के अंदर, और वापस ए रिप्लाई में आएगा, और जब ये ए रिप्लाई में आएगा तब यहाँ पे जाके क्लाइंट की स्क्रीन को ए दिखेगा। ये शायद इको नहीं बोलेंगे, इसको आर लॉगिन बोलेंगे, मतलब ठीक है, रुक इसको चेंज करता हूँ मैं, मेरे को याद नहीं है, लेकिन ये मोस्टली आर लॉगिन वाला था। माने कि आर लॉगिन एक सेशन बोल सकते हैं अपन, कि क्लाइंट को सर्वर के ऊपर कुछ कमांड चलानी है, तो क्लाइंट क्या करेगा? क्लाइंट खुद अपने स्क्रीन के ऊपर टाइप करेगा, और बेसिकली वो कमांड डिटो रेप्लिकेट हो जाएगी सर्वर के अंदर। हाँ ठीक है, ऐसा मान सकता है। अब जब क्लाइंट यहाँ पे एंटर दबाएगा कीबोर्ड के ऊपर, तो सर्वर के ऊपर भी एंटर दबेगा, सर्वर अपना एग्जीक्यूट कर देगा, और सर्वर का जो भी आउटपुट है वो क्लाइंट को यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है? पैकेट का साइज हो सकता है मेरा 1 बाइट का हो। नहीं तो जैसे हम एसएसएच करके कोई दूसरा सिस्टम एक्सेस करते हैं उसकी तरह हो गया। हाँ, उसकी तरह हो गया, लाइव हो गया, एक तरह से लाइव डेटा। ठीक है, लेकिन इसका साइज बहुत छोटा छोटा हो गया, कि 1 बाइट हो गया। हो सकता है क्लाइंट ने यहाँ पे 3-4 अक्षर एक साथ टाइप कर दिए, तो वो 3-4 एक साथ बल्क में चले जाएं, लेकिन पैकेट का जो साइज है वो बहुत छोटा है। वो है अपना इंटरेक्टिव डेटा। ठीक है, तो स्टेट डायग्राम इसका कैसा दिखेगा? ये स्टेट डायग्राम नहीं, अपना नेटवर्क टाइमिंग डायग्राम। ये मान लिया अपना क्लाइंट है, ये मान लिया अपना सर्वर है। अच्छा, इको क्लाइंट सर्वर कैसे काम करते हैं वो मैं बता दूं। इको क्लाइंट सर्वर ऐसे काम करते हैं, क्लाइंट ने यहाँ पे ए लिखा, स्क्रीन के ऊपर क्लाइंट का ए आ जाएगा, फिर ये ए नेटवर्क के ऊपर जाएगा, नेटवर्क से ए वापस आएगा, और फिर क्लाइंट को दूसरा ए दिखाई देगा। ऐसा मान सकता है, या इसका यूज केस नहीं है, रुक जा, दूसरा यूज केस मैं बताता हूँ इसका थोड़ी देर में, जब अपन थोड़ी लाइन वाइज चलेंगे। अभी तो कैरेक्टर वाइज चल रहे हैं, देख अपन जब लाइन वाइज चलेंगे तब आएगा इको वाला काम। तो ये अपना क्लाइंट था, ये अपना सर्वर था। क्लाइंट ने यहाँ पे की स्ट्रोक किया, अपना बटन दबाया, ये डाटा यहाँ पे जाएगा सर्वर के पास। सर्वर ने थोड़ी प्रोसेसिंग की, सर्वर ने इसका एक्नॉलेजमेंट भेजा। सर्वर ने पैकेट का एक्नॉलेजमेंट भेजा, तो क्या हुआ, ये पैकेट आया, मान लिया पैकेट 1 है, सर्वर ने एक्नॉलेजमेंट भेजा पैकेट 1 का, तो ये सीक्वेंस नंबर 2 भेज देगा। थोड़ी देर के बाद सर्वर ने अपना डाटा खुद का प्रोसेस किया, और सर्वर ने भेजा खुद का ए भेज दिया। तो मान लिया क्लाइंट ने यहाँ पे ए भेजा था, सर्वर ने रिस्पॉन्स भेज दिया कि हाँ ए आ चुका है, मतलब पैकेट रिसीव हो चुका है। उसके बाद सर्वर ने एप्लीकेशन के अंदर कुछ प्रोसेसिंग की, और फिर सर्वर ने बोला कि हाँ तुमने जो ये भेजा था वो हमने प्रोसेस कर लिया। तो इसके बाद क्लाइंट थोड़ा सा यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, और यहाँ पे इसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। ऐसा कुछ सही है? ठीक है, सही है। ठीक है, तो इसके अंदर अपने 2 कंसेप्ट आते हैं, सिर्फ 2 ही चीजें इंटरेक्टिव डेटा फ्लो के लिए। एक तो होता है अपना डिलेड एक्नॉलेजमेंट, एक होती है नेगल एल्गोरिथम। ये 2 चीज अपने को आ गई, अपना इंटरेक्टिव डेटा फ्लो खत्म हो गया। इसके अंदर कुछ ज्यादा है नहीं, क्योंकि सिंपल सा है कि एक कैरेक्टर वहां पे गया, उसका रिप्लाई अपने को आएगा, तब हम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। मतलब डिस्प्ले से इसका मतलब नहीं है, लेकिन वैसा कुछ है कि हमारा डाटा अगर बहुत छोटा छोटा हो, तो उस केस में टीसीपी कैसे काम करता है, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना ना करना वो टीसीपी के इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो डिलेड एक्नॉलेजमेंट का कंसेप्ट क्या बोलते हैं? लेट्स से
we send some data and we get response from server from other side. Other side sent us some data. अपना क्या है? अपना एक क्लाइंट है, अपना एक सर्वर है, ठीक है. डिलेड एक्नॉलेजमेंट क्या बोलते हैं? इफ वी रिसीव्ड डेटा वी हैव टू सेंड द एक्नॉलेजमेंट. ये बात सही है? सही है. वी हैव ए चॉइस whether send acknowledgement immediately or wait for some time from client या from application for another data and send acknowledgement with that. ये चीज है बस. इससे अपना क्या होगा? नंबर ऑफ पैकेट ट्रांसफर्स अपने कम होंगे. सही बात है. ओवर द नेटवर्क. बस अपनी एल्गोरिथम सिंपल सी ऐसी है. ये डिलेड इंटरैक्टिव डेटा वाले में जब भी क्लाइंट सर्वर को कोई डेटा भेज रहा है तो ये तो लगभग शॉर्ट है कि सर्वर उस डेटा का एक्नॉलेजमेंट तो भेजेगा ही, पर उस डेटा के रिस्पॉन्स में जो क्लाइंट पे डिस्प्ले होना है वो डेटा भी भेजेगा ही तुरंत लगभग. मतलब वो मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल दिया था ऊपर, मैं दोबारा बताता हूँ इसको. अपना क्या है? क्लाइंट के पास डाटा आया, मान लिया एक कैरेक्टर ए था, क्लाइंट ने पैकेट बना के भेज दिया, ठीक है. अब सर्वर क्या करेगा? थोड़े टाइम के लिए वेट करेगा और उस टाइम के बाद अगर सर्वर की तरफ से कोई डाटा नहीं आया तो एक्नॉलेजमेंट भेज देगा. ये अपना डिलेड एक्नॉलेजमेंट. लेकिन हमारी एप्लीकेशन क्या बोलती है कि मान लिया सर्वर ने ये रिसीव किया, सर्वर ने प्रोसेसिंग की और सर्वर ने डाटा अवेलेबल कर दिया. अब क्या है कि टीसीपी के पास डाटा है भेजने के लिए, तो टीसीपी क्या करेगा? ये डाटा डायरेक्ट भेज देगा. डिलेड एक्नॉलेजमेंट थोड़ा सा होगा लेकिन इतना डिलेड नहीं होगा. तो अपना यहाँ पे क्या आएगा? डेटा और एक्नॉलेजमेंट एक साथ आएंगे और यहाँ पे डेटा भेजा था, ठीक है. सिमिलरली अगर यहाँ पे क्या होगा? एक डिलेड एक्नॉलेजमेंट रहेगा कि थोड़े टाइम के बाद एक्नॉलेजमेंट अपना जाएगा, ये जस्ट वेट कर रहे हैं डाटा आने का. ऊपर से मीनवाइल अपना डेटा आ गया, तो मान लिया यहाँ पे अपना डेटा आ गया तो ये यहाँ से डेटा चला जाएगा. सिमिलरली अब मान लिया सर्वर को प्रोसेसिंग टाइम कुछ ज्यादा लग गया और उसका डिलेड एक्नॉलेजमेंट का टाइमर इतना ही था, तो सर्वर स्टार्टिंग में क्या करेगा? अपना एक्नॉलेजमेंट भेजेगा और कुछ टाइम के बाद डेटा और एक्नॉलेजमेंट दोनों एक साथ भेजेगा, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट और तो हर पैकेट के अंदर ही रहता है, एक्नॉलेजमेंट और सीक्वेंस नंबर, जैसा कि हमने कल देखा था. ठीक है. ये अपनी डिलेड एक्नॉलेजमेंट वाली कंडीशन की मतलब इससे फायदा क्या है? अपने बेसिकली यहाँ पे 2 पैकेट बच गए, 2 की जगह अपना एक ही पैकेट जाता अगर यहाँ पे सर्वर जल्दी काम कर लेता तो. एक डाउट है कि जब हमने पहले एक्नॉलेजमेंट मान ले भेज दिया, ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट हमें ये भी बताता है कि हेलो, हमने का क्या मतलब है? क्लाइंट या सर्वर? क्या फर्क पड़ता है? हाँ, क्या फर्क पड़ता है? अभी इस वाले एग्जांपल में मान ले जो सर्वर वाला क्लाइंट, सर्वर जो आखिरी वाला एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, हाँ, सर्वर ने एक्नॉलेजमेंट भेजा, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट ये भी बताता है क्लाइंट को कि अब तुम्हें कहाँ से डेटा आगे भेजना है, राइट? हाँ, ठीक है. तो ये एक्नॉलेजमेंट इसको मिला, अब ये कहीं से डेटा इसने भेजना शुरू किया और उसके बाद तू डेटा विद एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है, तो इसको तो वापस से प्रॉम्प्ट नहीं कर रहा है कि वापस वहीं से डेटा भेज. एक मिनट, तू थोड़ा कंफ्यूज किया मेरे को. मान लिया यहाँ पे अपन दोबारा से बता, ये अपना नंबर 1, ये अपना नंबर 2, ये मान लिया क्लाइंट है, ये अपना सर्वर है और ये अपना सर्वर था, ठीक है. सर्वर ने स्टार्टिंग में एक्नॉलेजमेंट भेजी, ये अपना मान लिया पैकेट नंबर 1. इसको कोई डेटा आई थी, इसने एक्नॉलेजमेंट उसकी भेजी है, ठीक है. हाँ, और इसने डेटा और एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे वापस भेजे हैं. हाँ, अब बता, ये मेरा पैकेट नंबर 2.
तो जब पहली एक्नॉलेजमेंट आई उसने हमारे क्लाइंट को बताया कि अब डेटा तुम्हें कहाँ से आगे भेजना है। हाँ, क्लाइंट कभी भी डाटा भेज सकता है। अभी इन दोनों के बीच में अगर क्लाइंट डाटा भेजता है, बट जब तू वापस से डेटा और एक्नॉलेजमेंट उसको भेज रहा है, ठीक है, हाँ, इसने और उसी पॉइंट से वापस भेजा, तो ये इस एक्नॉलेजमेंट से तू वापस उसको नहीं बोल रहा है कि वापस से वहां से डेटा भेज। ना ना, ऐसा थोड़ी होगा, वो मतलब अपन कल देखेंगे। अब जब तुम नेक्स्ट डेटा भेजोगे तब तुम एक्नॉलेजमेंट वाले पॉइंट से भेजोगे। हाँ, एक्नॉलेजमेंट वाले पॉइंट से भेजेंगे। हाँ, बट अब वहां से तो वो ऑलरेडी भेज चुका था, तो अब हो सकता है उसको कहीं आगे से भेजना था। हाँ, तो तू यहाँ की बात कर रहा है ना, पॉइंट 2 के हाँ ऊपर। हाँ तो हाँ। क्लाइंट क्या रखता है, क्लाइंट अपना काउंटर रखता है। वो अपन बल्क डाटा ट्रांसफर के अंदर देखेंगे। क्लाइंट अपना काउंटर रखता है कि मेरे कितनी रिपीटेड एक्नॉलेजमेंट आ चुकी है। ओके। ठीक है, उसका कुछ काउंटर रहता है। तो बेसिकली वो काउंटर अपने को बताता है कि अगर अपनी एक्नॉलेजमेंट इतनी बार रिपीट हो चुकी है, वो थ्रेशोल्ड अपना रीच हो चुका है, तो क्लाइंट अपना एज्यूम करता है कि मेरे आगे वाले पैकेट ड्रॉप हो चुके हैं, तो वो रिट्रांसमिशन करेगा। लेकिन इस केस में ये इसको इग्नोर कर देगा, क्योंकि वो थ्रेशोल्ड अपना 5 या 6 या जितना भी होता है वो रीच नहीं किया है, और वो कॉम्प्लिकेटेड केस है, उसके अंदर हम बाद में जाएंगे। तो बेसिकली ये अपना इग्नोर हो जाएगा। और ये जो इसने, एक्नॉलेजमेंट इग्नोर हो जाएगा। हाँ, बट ये अगर वाली, ऐसे तो बोल रहा है बाद में हम करेंगे कि ऐसे अगर बहुत सारे एक्नॉलेजमेंट इसी के आए, इसका मतलब ये है कि जब हमने पहले फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट पे जो डेटा भेजा था मे बी वो ड्रॉप हो चुका है, इसीलिए हमें पुराने एक्नॉलेजमेंट बार बार आ रहे हैं। हाँ, वही होगा। तो हम रिट्रांसमिट कर लेते हैं। सही बात है, क्योंकि सर्वर क्या वरना करेगा। अगर ये केस नहीं होता है तो जब भी काउंटर एक्नॉलेजमेंट का, जब भी फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट मिलता है, जब भी काउंटर 0 से 1 होता है, हम तभी उस एक्नॉलेजमेंट वाली पोजीशन से डेटा भेजते हैं, उसके बाद वाले एक्नॉलेजमेंट्स को हम थ्रेशोल्ड से इग्नोर कर पहले देंगे। तक इग्नोर करते हैं। हाँ, थ्रेशोल्ड आने तक इग्नोर करते हैं हम। ठीक है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, अपने नेटवर्क के अंदर जितने ट्रैफिक जा रहा है वो रिड्यूस हो रहे हैं इंटेलिजेंटली। क्योंकि इस केस के अंदर देखना, डिलेड एक्नॉलेजमेंट आई है, एक्नॉलेजमेंट अपनी रिपीट हुई है। इसके अंदर हमें एक्स्ट्रा डाटा भेजना नहीं था, क्लाइंट अपना एक्स्ट्रा डाटा भेज भी नहीं रहा है। ठीक है। ठीक है, तो ये तो वो बात थी कि डिलेड एक्नॉलेजमेंट अपना सिर्फ इस हिस्से के ऊपर काम करता है कि इतने टाइमर तक अगर क्लाइंट ने डाटा भेज दिया तो हम एक्नॉलेजमेंट उस डाटा के साथ भेज देंगे। ठीक है। एक डाउट और है। बोलो। मैं बोल रहा हूँ कि जब हमें सिर्फ फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट से ये पता चल रहा है कि डेटा अब क्लाइंट कहाँ से भेजे, उसके बाद क्लाइंट को खुद ही मेंटेन करना है कि मेरे को आगे डेटा कहाँ से भेजना है। हाँ, वो क्लाइंट की मेमोरी में रहता है। ठीक है, अगर क्लाइंट को खुद ही मेंटेन करना है कि मेरे को आगे डाटा कहाँ से भेजना है, तो एक्नॉलेजमेंट में डेटा पॉइंटर भेजने का मतलब ही क्या बचा। तुम बिना डेटा पॉइंटर के कुछ भी रैंडमली भेज दो, जब क्लाइंट को मेंटेन ही करना है कि मेरे को डेटा कहाँ से भेजना है। क्लाइंट और सर्वर दोनों मेंटेन करते हैं ना। हाँ, अब दोनों देख, मेंटेन। क्या रहता है, मान लिया एप्लीकेशन ने बोला कि मेरे को भेजना है ABCDE। ठीक है, ये कॉपी होगा TCP के बफर में। TCP के बफर में यहाँ पे होगा A, यहाँ पे होगा B, यहाँ पे होगा C, यहाँ पे होगा D, यहाँ पे होगा E। और मान लिया इस क्लाइंट ने सबसे पहले A भेजा था। ठीक है, जब A का एक्नॉलेजमेंट आया तो ये मेमोरी से हट जाएगा, फिर ये अपना B भेजेगा। एप्लीकेशन की तरफ से डाटा जा चुका है, ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पड़ा है। तो बेसिकली जब तू एप्लीकेशन डेवलप करेगा, तेरे को इन चीजों के बारे में ध्यान रखना ही नहीं है। तू बस बोलेगा कि मेरे को ABCDE भेजना है। अब इसके डिलेड एक्नॉलेजमेंट आए या पैकेट का रिट्रांसमिशन होगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी से होगा। और ऑटोमेटिकली जब फाइनली क्या होगा, फाइनली जब ये डाटा यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, A आ गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया एंड सो ऑन, जब भी हो गया, और क्लाइंट ऊपर से रीड करता है, जितना डेटा आ चुका है उतना ही डेटा ऊपर चला जाएगा सीक्वेंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल एक और केस ले लेते हैं। यहाँ पे अगर मान लिया कि मेरा D वाला पैकेट ड्रॉप हो जाता और मेरा F आ गया, ठीक है, और क्लाइंट ने ऊपर से बोला मेरे को रीड करना है, तो ये ऊपर भेज देगा ABC, सिर्फ इतना भेजेगा। और जब तक आगे D नहीं आ जाता, मतलब ये F की जगह E था, तब तक क्लाइंट का रीड वेट करता रहेगा। जैसे ही इसका D आया
और क्लाइंट ने रीड कॉल किया तो ऊपर डी और ई और चला जाएगा। ठीक है, हमने बोला था ये बाइट स्ट्रीम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। हाँ ठीक है, सामने से इसीलिए दोनों का ऑर्डर मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। हाँ, ऑर्डर मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। टीसीपी को डाटा से घंटा फर्क नहीं पड़ता। टीसीपी को पता ही नहीं है डाटा के अंदर कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। टीसीपी के लिए सीक्वेंस नंबर बताती है कि ये सीक्वेंस नंबर 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी, 5 थी। टीसीपी के लिए डाटा कोई मायने नहीं रखता, मतलब मायने रखता है लेकिन उसको डाटा का ये नहीं पता कि यहाँ पहले ये डाटा आना चाहिए था, दूसरा ये डाटा आना चाहिए था। उसको सिर्फ इससे पता लगता है कि एप्लीकेशन ने ये डाटा भेजना था, ये बाइट्स थे, तो मेरे को ये बाइट भेजनी है। ठीक है, ठीक है। और ये क्लाइंट और सर्वर की जिम्मेदारी है इनका ध्यान रखना कि हाँ रीड इतने आने चाहिए थे, इतना ही रीड हुआ है, वो एप्लीकेशन के अंदर रहेगा फिर। और एक ही क्यू थोड़ी है, अपने पास 2 क्यूज है यहाँ पे, एक है डाटा रीड करने के लिए और एक है डाटा राइट करने के लिए। फिर ये अपनी यहाँ पे चलती है, यहाँ पे भी अगर एप्लीकेशन का रीडर बैठा है तो रीड यहाँ से करेगा, इसकी अलग क्यू चलती है, तो ये पैरेलल के अंदर होता है। तो सर्वर की जो एक्नॉलेजमेंट वगैरह आती है रीड की, वो यहाँ से आती है, राइट की एक्नॉलेजमेंट वगैरह जो आती है वो यहाँ से आती है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मैटर है बट समझने में आसान है। अपने को डिटेल पता होनी चाहिए कि हाँ कैसे कैसे काम कर रही है एप्लीकेशन, क्या कर रही है और इंटरनली क्या हो रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक है, कोई डाउट? नहीं अभी क्लियर है। ठीक है, तो अपन चलते हैं अभी नेगल एल्गोरिथम या जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं। हमने क्या बोला, ये मान लिया मेरा सेंडर है, ये मेरा रिसीवर है। सेंडर ने कुछ डाटा सेंड किया और रिसीवर ने प्रोसेस करके डिलेड एक्नॉलेजमेंट आने से पहले इसको भेज दिया। तो यहाँ पे इसने डाटा भेजा और इसने डेटा का एक्नॉलेजमेंट भेजा, एक्नॉलेजमेंट +1 या जो भी है इसने यहाँ पे भेज दिया। ठीक है, हमने बोला कि अगर क्लाइंट के पास डाटा पड़ा है, क्लाइंट के पास यहाँ पे डाटा है, यहाँ पे डाटा है, यहाँ पे डाटा है, यहाँ पे डाटा है, उसी टाइम के ऊपर ये एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। इस सीक्वेंस की ये एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे चली जाएगी और क्लाइंट ने जो नया डाटा भेजा है वो नया डाटा यहाँ पे चला जाएगा। हमने ये बोला अगर क्लाइंट ने डाटा नहीं भेजा तो डिलेड एक्नॉलेजमेंट यहाँ से चली जाएगी और फिर जब भी बाद में कोई डाटा आएगा वो डाटा यहाँ से चला जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर क्लाइंट ने इसका सर्वर की तरफ से एक्नॉलेजमेंट आने से पहले ही यहाँ पे डाटा पैदा कर दिया, उस केस में क्या होगा? इस केस में अपनी आती है नेगल एल्गोरिथम। उस केस में वो डेटा चला जाएगा, मतलब जैसे मल्टीपल डेटा भी तो जा सकता है, एक्नॉलेजमेंट आने का वेट थोड़ी हमेशा करते हैं, हम तो डेटा भेजते रहते हैं। हाँ डेटा भेजते रहते हैं लेकिन वो बल्क के अंदर डेटा भेजेंगे अपन, ये है छोटा छोटा डेटा। माने कि हमारा एक पैकेट साइज होता है ना, मैक्सिमम सेगमेंट साइज जो मैंने कल बताया था। ठीक है, तो सर्वर क्या बोल रहा है कि मैं एक साथ 1024 बाइट्स का डाटा ले सकता हूँ एज्यूमिंग, लेकिन मैं भेज रहा हूँ 1 बाइट 2 बाइट 1 बाइट 2 बाइट। ठीक है, तो इंडिविजुअल डाटा अगर भेजेंगे तो नेटवर्क के अंदर बहुत ज्यादा पैकेट्स हो जाएंगे अपने। इससे बढ़िया क्या हो कि हम इनको कंबाइन करके एक ही पैकेट के अंदर भेज दें। बेसिकली सर्वर क्या बोल रहा है इस केस में, अगर अपना MSS 1024 है, सर्वर बोल रहा है कि मैं एक साथ 1024 बाइट ले सकता हूँ 1024, लेकिन क्लाइंट के पास कितना पड़ा है? क्लाइंट तो सिर्फ एक ही बाइट भेज रहा है। क्लाइंट एक दो मतलब इतना डाटा भेज रहा है क्लाइंट सच दैट 1024 के अंदर फिट हो जाए। ठीक है ना, तो इसके अंदर अलग अलग पैकेट भेजने की जरूरत है क्या अपने को? नेगल एल्गोरिथम बोलती है when a TCP connection has outstanding data that is not yet acknowledged, माने कि ये वाला डेटा जो ऊपर हमने भेजा था, स्मॉल सेगमेंट्स माने कि MSS से छोटे साइज के सेगमेंट्स can't be send आएगा until we received ACK4 outstanding data। आउटस्टैंडिंग डेटा का मतलब है जो हमने भेज दिया है, जा चुका है, उसका एक्नॉलेजमेंट अभी तक आया नहीं है। और
हमारे पास सिर्फ इतना ही डाटा इकट्ठा हुआ है जो कि एक स्मॉल सेगमेंट बनाएंगे, 1024 की लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे जो। ठीक है, मेक सेंस। ठीक है, तो इससे अपना क्या होगा, अपने जो पैकेट ट्रांसफर है वो कम हो जाएंगे इससे। मतलब अगर 1024 तुमने इकट्ठा कर लिया है, और क्योंकि हम उससे ज्यादा वैसे भी नहीं भेज सकते थे, तब तुम भेज दो। अगर हाँ 1024 तुमने इकट्ठा नहीं किया है तो तुम इकट्ठा करते रहो और वेट करो एक्नॉलेजमेंट आए, तो उसके साथ ही तुम अपना डेटा के साथ अपना भी एक्नॉलेजमेंट भेज दो। हाँ हाँ, सही बात है। क्योंकि 1024 से ज्यादा हो गया तब तो तुम्हें एनीवेज भेजना ही वो है। मल्टीपल ट्रांसमिशन में ही भेजने हैं, मतलब 2 बारी में ही भेजना पड़ेगा। तो एक हाँ बारी हाँ, अभी भेज दो, एक बारी रख देते हैं अगर एक्नॉलेजमेंट के साथ भेजना हो तो। सही बात है। वो कंजेशन कंट्रोल के अंदर आएगा, कंजेशन के अंदर आएगा, फ्लो कंट्रोल के अंदर आएगी वो चीज, कि अपने 1024 का पैकेट इकट्ठा हो चुका है, बल्क में डाटा आ चुका है अपने पास, उसको साथ के साथ भेज दो, एक्नॉलेजमेंट का वेट नहीं करना। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं भी नहीं करना कि मान लिया तुम्हारे नेटवर्क की स्पीड बहुत कम है, रिसोर्स पहले उस पर बहुत कम है और तुम डाटा भेजे जा रहे हो भेजे ही जा रहे हो, तो उस केस के अंदर थोड़ी सी वो आती है कंजेशन कंट्रोल, कि अपने को वो डाटा भेजना है लेकिन इतना भी नहीं भेजना कि नेटवर्क खत्म हो जाए। हम्म। तो उस केस में तो दूसरी फिर एल्गोरिथम कंजेशन वाली। हम्म, मतलब वो इस पे डिपेंड करेगा ना कि सर्वर की स्पीड क्या है, नेटवर्क की स्पीड क्या है। हाँ, और ये सारे मिलके बताएंगे अपने पास एक्नॉलेजमेंट किस स्पीड से आ रहे हैं। जैसे जैसे एक्नॉलेजमेंट आती रहेगी हम डाटा भेजते रहेंगे आगे आगे। लेकिन इस केस के अंदर अपने को इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अपना एग्जांपल वो है जहाँ पे अपने जितना डाटा क्लाइंट भेज सकता है वो एक पैकेट में इकट्ठा हो सकता है। ठीक है। ठीक है, तो अपना फाइनल मैं डायग्राम बना देता हूँ विजुअलाइजेशन के लिए, अगर बना पाऊँ मैं। तो यहाँ पे क्लाइंट है, ये अपना सर्वर है। अपन सर्वर की तरफ से कोई वो नहीं देख रहे हैं, अपन सिर्फ क्लाइंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सर्वर के अंदर ये चीजें रिपीट होंगी। अपन सिंपली वो मान रहे हैं कि ये सर्वर अपना हैंडल कर रहा है आराम से। यहाँ से डेटा गया, सर्वर ने कुछ प्रोसेसिंग की और यहाँ पे अपना एक्नॉलेजमेंट आ गया। अब देख यहाँ पे ऐसा है कि ये एक्नॉलेजमेंट आया या सर्वर ने डाटा भेजा उसका एक्नॉलेजमेंट आया, उससे फर्क नहीं पड़ता क्लाइंट को क्या है, अगर यहाँ पे कोई भी डेटा आ रहा है और उसका साइज लेस देन इक्वल टू एमएसएस है, मैक्सिमम सेगमेंट साइज से कम है, इसको इकट्ठा करो और यहाँ पे एक साथ भेज दो एक्नॉलेजमेंट आते ही। केस नंबर 2, इतने टाइम आउट के लिए जो कि अपना 200 मिली सेकेंड होता है लिनक्स के अंदर पुराने टाइम के अंदर, आजकल का मेरे को पता नहीं है कितनी ये वैल्यू रहती है, सिस्टम डिपेंडेंट है, बट स्टिल इसको अपन सेट कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी है। तो अगर इस लिमिट से पहले कोई भी डेटा नहीं आया तो एक्नॉलेजमेंट की मैक्सिमम अपर बाउंड है कि इतने टाइम तक एक्नॉलेजमेंट भेजना ही है। लेकिन मीनवाइल बीच में कोई भी डेटा आ गया उसको एक साथ भेज दो। ठीक, ठीक है। ठीक है। इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है एक दो लाइन के बता देते हैं। तो इफ वी गेट फास्ट एक्नॉलेजमेंट our data will be sent fastly। उल्टा इफ वी गेट स्लो एक्नॉलेजमेंट्स, माने कि एक्नॉलेजमेंट आने में टाइम लग रहा है अपने को, our data will be sent slowly irrespective of client speed as long as it is less than maximum segment size। ठीक है, तो अपना बेसिकली ऑटो स्केलिंग हो रही है यहाँ पे। हाँ, फटाफट, मतलब पर स्लो एक्ट तभी आएगा ना जब या तो कोई नेटवर्क की स्पीड धीमी हो या फिर सर्वर की स्पीड धीमी हो, तब एनीवे हमें स्लो ही करना चाहिए वरना ओवरलोड हो जाएगा। हाँ, तो ये एल्गोरिथम इस चीज का ध्यान रखें, मतलब बेसिकली अपने को अलग से वो चलाना नहीं पड़ रहा कि अच्छा कम आ रहा है तो इतना टाइम मेंटेन करना है वगैरह वगैरह, ये चीजें अपने को करने की जरूरत नहीं है। ये एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली इस चीज का ध्यान रख रही है सिंपल से रूल्स के साथ। ठीक है, ये ठीक अपना है। ये हो गया।